Particles present in solid substances are very close to each other and they are tightly packed. सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी बहुत टाइट पैकिंग होती है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई जगह नहीं होती। इसी वजह से सॉलिड्स को नॉन कंप्रेसिबल कहा जाता है कि उनको हम दबा नहीं सकते, उनको प्रेस नहीं कर सकते मोस्टली सॉलिड्स को। दे कैन नॉट डिफ्यूज़ इनटू ईच अदर। जो गैसेस की प्रॉपर्टीज़ थी डिफ्यूजन और इफ्यूजन, उनमें से कोई भी प्रॉपर्टी सॉलिड्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और हमें पता है कि अगर सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा करीब करीब क्लोज पैकिंग में मौजूद होते हैं तो वो क्लोज पैकिंग इनके अंदर क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। और मैंने पहले भी बताया था कि जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होगी, हाई होगी, उतनी ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज़ हाई होगी। सॉलिड्स की अगर मूवमेंट की बात करें, जिस तरह लिक्विड्स और गैसेस में मूवमेंट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती और सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स ज़्यादातर वाइब्रेशनल मोशन ही शो करते हैं। वाइब्रेशनल मोशन का मतलब है कि एक ही जगह पर सॉलिड के मॉलिक्यूल आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे वाइब्रेट होता है, मूव करता है। अब गैसेस को जब भी हम स्टडी करते हैं तो ये तो एक जनरल सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ थी, ये आपको पता होना चाहिए हैं। इनका अगर आप कंपैरेटिव चार्ट बना सकें, आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगा, तो वो कंपैरिजन वाला चार्ट आप प्रिपेयर कर लें। सॉलिड गैसेस के चैप्टर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट, जब भी हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो अक्सर हम उनकी कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं। लिक्विड्स में भी हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं। जब गैसेस की सिचुएशन आती है तो गैसेस में एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है गैसेस की, और वो है प्रेशर। तो गैसेस का हम प्रेशर बहुत ज़्यादा मेजर कर रहे होते हैं और प्रेशर जगह जगह यूज़ होता है जब भी हम गैसेस को स्टडी करना चाहते हैं। तो अब प्रेशर को मेजर करना है हमने, तो हमें किस यूनिट में मेजर करना चाहिए? बहुत सारे यूनिट्स नॉर्मली यूज़ होते हैं और उन यूनिट्स की वैल्यूज़ और इंटर कन्वर्जन यहाँ पर मौजूद हैं। जो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला यूनिट है वो कहलाता है mm of Hg। द प्रेशर ऑफ एयर दैट कैन सपोर्ट 60 mm of Hg कॉलम एट सी लेवल इज़ कॉल्ड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये 1 atm प्रेशर कहाँ से, इसकी डेफिनेशन आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये बहुत कॉमनली यूज़ होने वाला यूनिट है। इसके अलावा एक और कॉमनली यूज़ होने वाला यूनिट है, वो है atm। तो 1 mm of Hg 1 टॉर्क के इक्विवेलेंट भी होता है। प्रेशर के यूनिट्स इस तरह से डिराइव हुए हैं कि एक ट्रफ में मरकरी ली गई, मरकरी मेटल लिक्विड स्टेट में होता है, और जब उसके अंदर एक ट्यूब को उल्टा रखा गया तो मरकरी ने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। और मरकरी ऊपर क्यों चढ़ना शुरू हुई? क्योंकि मरकरी के ऊपर हवा का प्रेशर यहाँ से एग्जर्ट हो रहा है। जैसे जैसे यहाँ पे हवा का प्रेशर हो रहा है तो मरकरी यहाँ पे राइज़ होना शुरू हो जाती है, और राइज़ होते होते ये 760 मिलीमीटर तक मरकरी राइज़ होती है। तो यहाँ से प्रेशर का स्केल निकाला है कि 1 atm प्रेशर क्या होता है, वो 760 mm of Hg के इक्वलेंट होता है। कि 1 atm प्रेशर वो होता है जो कि मरकरी के कॉलम को 760 मिलीमीटर तक ऊंचा लेकर जाता है। यहाँ से ये वाले यूनिट्स डिराइव किए गए हैं। अब गैस लॉज की तरफ आ जाएं। गैसेस के बिहेवियर को डिफरेंट साइंटिस्ट ने स्टडी किया। 3-4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जिनका रिलेशनशिप पड़ा है। एक प्रॉपर्टी होती है प्रेशर, एक होता है वॉल्यूम, एक होता है टेम्परेचर, और एक होता है नंबर ऑफ़ मोल्स। तो इन 4 चीज़ों को डिफरेंट साइंटिस्ट ने स्टडी किया और इनके डिफरेंट आपस में रिलेशनशिप के लॉज बनाए। इन लॉज में सबसे पहला लॉ है बॉयल्स लॉ।
नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ के बाद आता है एवोगैड्रो लॉ और ग्राहम्स लॉ। बॉयल साइंटिस्ट ने स्टडी किया था प्रेशर को और वॉल्यूम को। बॉयल का कहना ये था कि अगर किसी भी गैस का वॉल्यूम इंक्रीज़ किया जाए तो प्रेशर डिक्रीज़ होता है, और वाइस वर्सा, यानी कि अगर किसी भी गैस के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज़ किया जाए तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड। किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके अप्लाइड प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जब हम प्रेशर और वॉल्यूम को स्टडी करते हैं तो हमने बाकी दो चीज़ें कांस्टेंट रखनी होती हैं, और वो दो चीज़ें कौन सी हैं? टेम्परेचर और नंबर ऑफ़ मोल्स। क्योंकि हम एट अ टाइम 4 क्वांटिटीज़ की वेरिएशन को स्टडी नहीं कर सकते, तो हम 2 की वेरिएशन को स्टडी करते हैं, 2 के चेंज होने को स्टडी करते हैं, और बाकी 2 को हम कांस्टेंट। तो ये बहुत ही सिंपल फेमस सा लॉ था। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म यही है कि वॉल्यूम डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। जब हम इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो उसकी जगह इक्वल का साइन आता है, और साथ में एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे कि इक्वल टू की जगह कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और साथ में 1/p अपनी जगह। बाद में इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये k/p भी इसको लिख सकते हैं। p को अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड पर ले जाएं तो ये वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। PV इज़ इक्वल टू k एट when temperature and number of moles are kept constant। अगर हम ये किसी एक गैस के लिए कर रहे हैं तो PV इज़ इक्वल टू k where k is the proportionality constant। और अगर हम एक ही गैस को 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे मेजर कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे फर्स्ट टेम्परेचर पे मेजर किया तो उस टाइम हम इसके साथ P1 V1 लिख देंगे, और सेकंड टाइम अगर हमने किसी और टेम्परेचर पे इसको मेजर किया तो P2 V2, यानी कि इनिशियल वैल्यूज़ और फाइनल वैल्यूज़ को। या इवन अगर हमने टेम्परेचर और नंबर ऑफ़ मोल्स को कांस्टेंट भी रखा है, फिर भी अगर टाइम गैप दे के हम एक ही गैस के का 2 डिफरेंट टाइम पे वैल्यूज़ लेना चाहें तो हम इनको P1 V1 इज़ इक्वल टू k एंड P2 V2 इज़ इक्वल टू k लिख सकते हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे k दोनों साइड पे कांस्टेंट है तो हम दोनों लेफ़्ट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं। सो P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2, ये बॉयल्स लॉ की एक मैथमेटिकल फॉर्म है जिसको हम डिफरेंट किस्म के रिज़ल्ट्स लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी बॉयल्स लॉ का जिक्र आएगा आपने 2 इक्वेशंस याद रखनी है। पहली इक्वेशन आपने ये याद रखनी है, इसको आप हाईलाइट कर लें, और दूसरी इक्वेशन आपने ये याद रखनी। साथ में आपने बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन याद रखनी है, ये है डेफिनेशन। फिर बॉयल्स लॉ जो ये डिराइव किया गया है, ये बेसिकली हर लॉ की तरह एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इसकी की गई। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किस तरह से की गई कि गैस ली गई एक कंटेनर के अंदर, 1 dm³ गैस का लिया गया। 1 dm³ वॉल्यूम था गैस का, और एक फ़िक्स्ड क्वांटिटी गैस की ली गई। शुरू में इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया गया 2 atm। जब 2 atm प्रेशर अप्लाई किया गया तो वॉल्यूम ये 1 dm³ ऑक्यूपाई कर रही थी, यानी ये प्रेशर की वैल्यू है और ये वॉल्यूम की। जब प्रेशर की वैल्यू को इंक्रीज़ किया गया 4 atm किया गया तो वॉल्यूम हाफ़ हो गया, यानी जैसे जैसे प्रेशर अप्लाई किया तो गैस ने वॉल्यूम अब जो ऑक्यूपाई करी है वो कम। और उसके बाद जब प्रेशर को मज़ीद इंक्रीज़ कर दिया गया, 6 atm कर दिया गया, तो 1/3 मज़ीद कम हो गया प्रेशर की वॉल्यूम की वैल्यू मज़ीद कम हो गई। तो इससे पता चला, बॉयल्स लॉ वेरीफाई हो गया कि वाकई ऐसा होता है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाते हैं वॉल्यूम की वैल्यू कम से कम होती जाती है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो क्वांटिटी गैस की ली गई थी वो कोई भी फ़िक्स्ड क्वांटिटी ली गई थी, जितनी भी ले सकते हैं।
जो ये एपरेटस सेट किया हुआ है, इसमें कंटेनर के ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, मूवेबल पिस्टन। मूवेबल पिस्टन क्या होता है? एक आप मूवेबल लिड कह सकते हैं, एक ऐसी लिड जो कि ऊपर नीचे मूव कर सकती है। सिलेंडर इज़ ऑल्सो अटैच्ड विद मैनोमीटर। यहाँ पे गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए मैनोमीटर लगाया हुआ है। इनिशियल वॉल्यूम लिया गया और उसके बाद इनिशियली 2 atm प्रेशर था, वॉल्यूम 1 dm³ था। इसको जब इस इक्वेशन में पुट किया गया 2 atm एंड 1 dm³ तो वैल्यू आई 2 dm³ atm और ये वैल्यू k की वैल्यू है। जब नेक्स्ट प्रेशर इंक्रीज़ किया गया तो उस वक्त जो वॉल्यूम की वैल्यू थी वो इंसर्ट की, 2 से कैंसिल हो गया, दोबारा 2 dm³ atm आया। इट मीन्स कि k की वैल्यू अभी भी 2 ही आई है। जब 6 atm हो गया प्रेशर, वॉल्यूम मज़ीद कम हो गया, इनको कैंसिल आउट करेंगे तो अगेन 2 dm³ atm प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू आई है। तीनों केसेस में जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमारे पास 2 ही आई है। और मैं आपको बता दूं एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब भी आप कोई इक्वेशन डिराइव करते हैं और उसमें कोई चीज़ के बारे में हम कहते हैं कि ये चीज़ एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट होने का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यू हमेशा एक जैसी होगी। जब भी किसी इक्वेशन में कांस्टेंट की वैल्यू वाकई कांस्टेंट रहती है तब वो इक्वेशन वेरीफाई हो जाती है, यानी कि पता चल जाता है कि वाकई ये इक्वेशन जो क्लेम करती है रिज़ल्ट वही आ रहा है। अगर कांस्टेंट की वैल्यू 2 के अलावा कोई और आती तो हमें अंदाज़ा होता कि ये प्रेशर के इंक्रीज़ होने से वॉल्यूम डिक्रीज़ नहीं होता। ये जैसा थियोरेटिकली लिखा हुआ है ऐसा प्रैक्टिकल करने पे ऐसा रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तो k की वैल्यू कांस्टेंट आने से बॉयल्स लॉ वेरीफाई हो गया। वेरीफाई होने का मतलब है कि पता चल गया कि वाकई प्रेशर इंक्रीज़ करें तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। ये सारी बात इन्होंने एक न्यूमेरिकल के ज़रिए समझाई हुई है। मज़ीद ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी है आगे बॉयल्स लॉ की। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन क्या है कि ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके आपको दिखाया हुआ है कि बॉयल्स लॉ कैसा नज़र आता है ग्राफ के ऊपर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है कि प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज़ को एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके और फिर उसका ट्रेंड को स्टडी किया गया। अगर एक ग्राफ प्लॉट किया जाए जिसमें एक्स एक्सिस पे प्रेशर की वैल्यूज़ को प्लॉट किया जाए और वाई एक्सिस पे वॉल्यूम की वैल्यूज़ को प्लॉट किया जाए, प्रेशर की वैल्यूज़ 0 से इंक्रीज़ कर रही हैं और वॉल्यूम की वैल्यूज़ भी 0 से इंक्रीज़ कर रही हैं, तो इस ग्राफ को स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इमेजिन करें कि जब सपोज़ प्रेशर की वैल्यू 1 है तो अब सीधा सीधा ऊपर जाके हम देखते हैं कि ये जिस पॉइंट पे लाइन को इंटरसेक्ट, इस ग्राफ के ऊपर इस पॉइंट को नोट करें कि जब प्रेशर की वैल्यू अराउंड 1 थी तो वॉल्यूम की वैल्यू बहुत हाई है। इस पॉइंट को नोट करें, प्रेशर की वैल्यू 1 से ऊपर है, वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। इसी तरीके से इस पॉइंट को देखें, प्रेशर की वैल्यू अब इंक्रीज़ हो जाएगी, अराउंड 2 है और वॉल्यूम की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही। इस पॉइंट पे देखें, प्रेशर की वैल्यू मज़ीद इंक्रीज़ हुई और वॉल्यूम की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। इससे हमें ये बात पता चली कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होता जा रहा है। अब ये ग्राफ जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्लॉट किया गया, यानी जितनी प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज़ ली गई हैं वो सब की सब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसी तरह का ग्राफ अगर हम देखें 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर अगर प्लॉट किया जाए तो वो भी इसी तरह का ग्राफ का कर्व आएगा, लेकिन अब वो कर्व जो है वो एक्स और वाई एक्सिस से थोड़ा सा दूर होगा, यानी कि इस कर्व का फासला जो है वो ज़्यादा होगा। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो कर्व की शेप तो वही होगी, लेकिन वो एक्स और वाई एक्सिस से उसका डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी बॉयल्स लॉ को प्रूव करने के लिए एक और तरह का ग्राफ प्लॉट किया गया जिसमें प्रेशर को वाई एक्सिस पे प्लॉट किया गया और 1/v को, वॉल्यूम की वैल्यू v को प्लॉट नहीं किया गया बल्कि v के इन्वर्स की, v की वैल्यूज़ को 1 से डिवाइड करके फिर प्लॉट किया गया। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम देखें तो प्रेशर
और 1/v। प्रेशर और 1/v का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब प्रेशर की वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही है तो वॉल्यूम की भी इंक्रीज़ हो रही है, प्रेशर की इंक्रीज़ हुई है, वॉल्यूम की भी इंक्रीज़, प्रेशर इंक्रीज़, वॉल्यूम 1/v की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। इसमें भी एक लो टेम्परेचर T1 पे जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो वो एक्स एक्सिस के करीब था, और T2 यानी हाई टेम्परेचर पे जब ग्राफ की वैल्यूज़ को प्लॉट किया गया तो फिर वो एक्स एक्सिस से दूर हो गया। एक फोर्थ टाइप का ग्राफ यहाँ पर प्लॉट किया गया है कि अगर